हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 7 की। 6 चैप्टर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा वो डिस्कस कर सकता है अपनी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका अल्टरनेटिंग करंट, 12th क्लास। तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो अब तक जो हमने काम किया, देखो अब तक हमने काम किया डायरेक्ट करंट के ऊपर। जो भी काम हमने किया वो हमने किया डायरेक्ट करंट के ऊपर। लेकिन मेनली जो करंट हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा करंट हम यूज करते हैं बेटा आपका अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, अच्छा होता है हमारे लिए। तो अल्टरनेटिंग करंट की मैं बात अगर करता हूं तो एसी करंट जो है आपका वो आप जानते भी हैं कि वो किस तरीके से होता है बेटा। अगर ग्राफिकली इस चीज को मैं रिप्रेजेंट आपको करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का जो आपका करंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है बात? इस टाइप का जो करंट है, ये ग्राफ है टी और ये आपका हो गया करंट आई। क्लियर है बात? तो यानी कि ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं ये किस चीज का ग्राफ है बेटा? ये है ग्राफ आपका अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। बेटा बात, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, वो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली क्या करता है बेटा आपका चेंज करता है। ठीक है, क्यों चेंज करता है ये बात हमें समझ आएगी जब हम इसी चैप्टर में फाइनली पढ़ेंगे जनरेटर। क्लियर बेटा बात? जनरेटर जब आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यूज को क्यों बदलता है। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान रखें कि अल्टरनेटिंग करंट जैसे नाम से भी समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा करंट जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली क्या करता है बेटा आपका चेंज करता रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर बेटा बात? यहीं पे बात अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट देखो इस तरीके से ग्राफ बनता है डीसी का। क्लियर बात? ये होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में देखो यही अंतर होता है कि डायरेक्ट करंट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है वो अपनी वैल्यू को फिक्स रखता है। यानी कि डायरेक्ट करंट की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर बात? जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। बात समझ में आई? अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट है, थोड़ा सा मैं चलो इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी तो आपको वहां तो क्लियर हो ही जाएगा जनरेटर के टाइम पे। तो जनरेटर हमें जो ईएमएफ प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है, इस चीज को मैं प्रूव करूंगा आपके सामने वहां पे, वो होता है आपका E=E0 sin ओमेगा टी। क्लियर बेटा बात? यानी कि ये एक तरीके से अगर आप ईएमएफ देखें अपना तो एक वेरिएबल ईएमएफ होता है। ठीक है, यानी कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है बेटा आपका चेंज होता रहता है। क्लियर बात? तो जब ये चेंज होगा तो जाहिर सी बात हम जानते हैं कि हमारा जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बेटा आपका ईएमएफ के। हमने पढ़ा है बाय ओम्स लॉ I= कितना होता है आपका E/R। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा बेटा आपका E0/R sin ओमेगा। क्लियर बात? तो यहां से हम कह सकते हैं कि I= कितना बेटा आपका I0 sin ओमेगा टी। क्लियर बात? तो ये जो नोट वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं, ये नोट वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बेटा? ये रिप्रेजेंट करती है एम्पलीट्यूड को। ये जो E0 है ये किसको बताएगा? आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। और ये जो I0 है ये किसको बताएगा बेटा? आपका एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब यानी कि पीक वैल्यू, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एक तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी? एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर ईएमएफ में आप लोग ध्यान दें तो ईएमएफ में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी? E0 होती है। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां पे मैं रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। चलो ये तो आई हो गया, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। चलो ये हो गया बेटा आपका I0। ये है मान लिया आपका मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो होता है आपका उसी को हम E0 या I0 बोलते हैं।
तो आई नोट आपने देखा किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, ई नोट के। तो इस बात को भी आप हमेशा के लिए ध्यान कर लें कि जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ही क्या करता है बेटा, आपका डिपेंड करता है। यानी कि अगर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो जो आपका आई नोट होगा वो आई नोट किसके बराबर होना चाहिए बेटा, आपका ई नोट अपॉन आर के बराबर होना चाहिए। क्लियर बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर बेटा बात। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट को ये आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन केस ऑफ एसी। डीसी में तो जो मैक्सिमम वैल्यू है बस वही पीक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन वो कभी बदलेगी नहीं। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिंग करंट में देखें तो आपको पीक वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 0 रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और ये फिर वापस 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस 0 हो जाएगा। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, इसको अल्टरनेटिंग इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है बेटा, आपका चेंज करता रहे। मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आपका अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं आज। तो पहली टर्म क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ वही है बेटा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, जैसे ये करंट की वैल्यू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एम्पलीट्यूड। ये करंट है बेटा, ये भी क्या है आपका एम्पलीट्यूड। बस फर्क ये होता है कि ये पॉजिटिवली एक तरीके से आपका मैक्सिमम होता है, ये नेगेटिवली आपका मैक्सिमम होता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम पीरियड, क्या चीज है बेटा, आपका सेकंड है आपका टाइम पीरियड। ये कुछ टर्म्स है बेटा जो आपके यूज आएंगी। तो टाइम पीरियड हम जानते हैं बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी भी कंप्लीट साइकिल में, यानी कि कंप्लीट साइकिल आप देखिए कहाँ पे हो रही है, यहाँ तक। तो एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है हमारा टी, वो इक्वल्स टू होता है किसके बेटा, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कंप्लीट साइकिल का और अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि जो एंगुलर एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा एक कंप्लीट साइकिल में, वो कितना होता है बेटा, आपका 2 पाई। कितना होता है, कोई भी चीज मैक्सिमम कितना घूमती है आपकी, 360 डिग्री तो घूमती है। तो मैक्सिमम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बनेगा आपका 2 पाई, और अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, आपकी ओमेगा। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। ये सेकेंड टर्म होती है हमारी। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्या होता है बेटा, आपका फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा 1 सेकंड में। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 साइकिल। यानी कि कोई भी एसी करंट जितने रेवोल्यूशन करता है कंप्लीट साइकिल में, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी होती है कि वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, एफ से डिनोट करते हैं इसको। तो ये कितना होता है आपका 1/t, और टी का अगर आप वैल्यू देखें तो कितना है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर, और 2 पाई कहाँ जाएगा आपका नीचे। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है आपकी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्लियर बेटा बात, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहीं पे कि जो फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं एसी का अपने घरों में, वो कितना होता है बेटा आपका, वो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है आपका 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, एज एसी। क्लियर बेटा बात। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, डीसी का फ्रीक्वेंसी तो आप देख सकते हैं बेटा, डीसी कोई नंबर ऑफ टर्न्स तो बनाती नहीं है, यानी कि घूमती नहीं है। तो डीसी कैसा है बेटा, एक कांस्टेंट करंट है। तो इसी वजह से डीसी का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सॉरी, वो कितना होगा बेटा आपका, वो रहेगा 0। तो ध्यान कर ले इस चीज को कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया कितना होता है बेटा, 50 हर्ट्ज होता है, और डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है बेटा, आपका 0 होता है। क्लियर बेटा बात। तो एक तरीके से ये आपका बेसिक है बेटा आज का। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का आप एक बार इसको अच्छे से देखें। एक और चीज, अगर आप कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू देखते हैं करंट का, एसी करंट का, तो वो कितना होगा बेटा आपका, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट इन कंप्लीट एसी। तो एवरेज जो होगा बेटा आपका, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, वो होगा 0। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है बेटा, आपका टोटल का सम अपॉन टोटल नंबर।
तो टोटल का सम अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव होगा बेटा हाफ साइकिल में, उतना ही क्या होगा, आपका नेगेटिव करंट आपको मिलेगा। तो यानी कि जब आप कंप्लीट साइकिल के लिए बात करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी बेटा आपको, 0। तो इसी वजह से आपका जो करंट आई एवरेज होता है वो कितना होता है बेटा आपका, वो भी 0 हो जाता है। बात क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल में। तो इस बात को भी हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करंट होता है वो कितना होता है बेटा आपका, वो 0 हो जाता है। क्लियर है बात। तो आगे की बात कल करेंगे बेटा, आज इसको आप पढ़ें।